हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं 2024 के लिए, जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 34 करने वाले हैं। इससे पहले 33 सेट्स हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन क्लासेस को देख लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस हैं आप लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस कराए गए हैं। इसके साथ साथ नए क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। तो टाइम निकाल के इन क्लासेस को देख लीजिएगा। लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन सारी क्लासेस का पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो तकरीबन 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने जो क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में भी टाइप किया है यहाँ पर। तो ये वाला इनिशिएटिव आपके लोगों के लिए ये लिया गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग इंग्लिश वर्जन चाहते थे, ठीक है। और भी सजेशन है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आती है तो क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों के जो पीयर ग्रुप्स हों वहाँ पर भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें और अपने जो प्रिपरेशन है उसको पक्का कर सकें, ठीक है। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और चलिए फिर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं? तो देखिए, डीएनए और राइबोसोम्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाए जाते हैं। इनके अपने डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीटों और मेंढक के लार्वा का वयस्कों में तीव्र परिवर्तनों में से होने वाले रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो रेशम के कीट होते हैं और मेंढक का जो लार्वा होता है बरसात के महीने में, जैसे इस सीज़न में आप लोग देख सकते हो जहाँ पर भी पानी भरा होगा वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे आपको तैरते हुए से दिखेंगे, ठीक है, कुछ क्रीचर्स जो कि मेंढक होते हैं, ठीक है। वो और मेंढक के वो जो क्रीचर्स छोटा होता है, पहले लार्वा होता है और लार्वा से जो वयस्क बनने की प्रोसेस होती है उसको पूछा गया है। तो लार्वा से वयस्क जब बनते हैं रेशम के कीट और मेंढक के लार्वा, तो इसको कायांतरण कहा जाता है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा और देखिए, कायांतरण की जो प्रक्रिया है ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाई है। तीव्र परिवर्तन होता है जिससे कि जो लार्वा है वो वयस्क में परिवर्तन हो जाता है उसका, और ये एक जैविक प्रक्रिया होती है। जैविक प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि इसमें कोशिका वृद्धि होती है और कोशिका विभेदन होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। और ये मेंढक के साथ साथ जो सिल्क वॉर्म होते हैं जिसे रेशम कीट कहा जाता है, और तितलियों में भी देखा जाता है कि देखिए पहले वहाँ पे जो होता है अंडा होता है, कोकून बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर कोकून बनता है, फिर जो तितली होती है वो निकलती है। तो ये सारी प्रोसेस किस में देखी जाती है? तितलियों में भी देखी जा सकती है। अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो उभयचर और कीड़े दोनों में देखा जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ के प्राणियों के संधि युक्त पाद होते हैं? मतलब ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके प्राणियों के जो पैर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, संधि युक्त होते हैं, ठीक है, ज्वाइंट्स होते हैं उनके पैरों में। तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, आर्थ्रोपोडा संघ है, उसके प्राणी जो होते हैं उनके पैर संधि युक्त होते हैं, जॉइंट्स वाले होते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा आर्थ्रोपोडा में बिच्छू होता है तो उसके जो पैर होते हैं उस संधि युक्त होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको 2 दे रखी हैं टेबल, ठीक है। एक तरफ फाइबर दे रखा है, दूसरी तरफ दे रखा है कि ये बनता किससे है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है। तो देखिए पहला है पटसन। तो पटसन का जो रेशा है ये बनता है तने से, ठीक है, तने से मैच कर दीजिएगा, ये चौथे से मैच कर देंगे इसको। जो कपास है, कपास बनता है आपका फूल से, जो कॉटन का फ्लावर होता है उसी से कपास बनता है। रेशम
जो होता है ये सिल्क वॉर्म से बनता है, जो कोकून होता है उससे बनता है। और नारियल का रेशा किससे बनता है? हस्क या छिलके से बनता है। जो नारियल का छिकला होता है ब्राउन कलर का सूख जाने पे हो जाता है, उसी से नारियल का रेशा या नारियल की रस्सियाँ तैयार की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मवेशियों के लिए एक पूरक भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला जैव उर्वरक विशेष रूप से गोजातीय दोहन के लिए, मतलब जो स्पेशली मिल्क गिविंग होते हैं हमारे जानवर, उनको खिलाया जाता है। तो ऐसा कौन सा बायो फर्टिलाइज़र है? तो ये एजोला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित होती है? तो देखिए, अर्ली ब्लाइट जिसे कि अगेती अंगमारी या अगेता झुलसा भी कहा जाता है। देखिए, अगेता झुलसा और पछेता झुलसा ये दो होते हैं। ठीक है, ये किस फसल में लगते हैं? तो ये लगते हैं आलू की फसल में, पोटैटो में। ठीक है, तो याद रखिएगा आलू में लग जाता है ये, और ये कवक जनित बीमारी है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा जो रेशम उत्पादित किया जाता है या मकड़ियाँ जो जाला बुनती हैं, वो जो रेशा होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसे गॉस मिर रेशम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से क्या मनुष्य में हृदय स्पंदन और श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? तो देखिए, मनुष्यों में जो हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी मूवमेंट होता है, ये कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लेंगेटा जो है नियंत्रित करता है। अच्छा, मेडुला ऑब्लेंगेटा होता कहाँ पर है? मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को ये डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए, ये ऊपरी हिस्सा जो है ये हमारा मस्तिष्क है, और ये जो है आप देख रहे हैं मेडुला ऑब्लेंगेटा है, मतलब ये जो जुड़ाव है मस्तिष्क का किससे? हम आपकी हमारी मेरुरज्ज के साथ, इसे ही मेडुला ऑब्लेंगेटा करते हैं। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लेंगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कशेरुकी आंख का वह क्षेत्र जहां पर द्वितंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है क्या कहलाता है? तो इस जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संधि के प्रकार का जो मिलान है वो सही है, हमें बताना है। तो इसको ये जो 2 कॉलम दे रखे हैं हमें मिलाना है। एक तरफ संधियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ अंग दे रखे हैं। तो देखिए, कंदुक या खल्लिका संधि जो है, जिसे आर्म्स एंड सॉकेट जॉइंट भी कहा जाता है, इंग्लिश वर्जन मैंने आप लोगों के कहने पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर यहाँ पर ऐड ऑन किया है, तो उसको भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी देखते चलेंगे। ठीक है, आर्म्स एंड सॉकेट जॉइंट्स जो हैं ये किस में होते हैं? ये आप मैच कर दीजिए, हाथ और कंधे में होते हैं। ठीक है, दूसरा है धुराग्र संधि, जिसे पाइवोटल जॉइंट्स कहा जाता है। तो ये किस में होते हैं? ये गर्दन में होते हैं। ये 3 से मैच हो जाएगा। हिंज जॉइंट्स या हिंज संधियां कहाँ पर होती हैं? हिंज संधियां एल्बो, जो कोनी होती है, जो फोल्ड हो जाती है ना, वहाँ पर होता है। ठीक है, अचल संधि फिक्स जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं? जबड़ों में। जो हमारे जबड़े होते हैं, दांत के दांत जो होते हैं, ये अचल संधि होती है। देखिए, दांत एक जगह फिक्स रहते हैं, इनको कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो ये जो इस प्रकार के जो भी जॉइंट्स होते हैं, इन्हें फिक्स जॉइंट्स या अचल संधियां कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? जैव गैस बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कथन सही नहीं है हमें वो बताना है। तो देखिए, जो बायोगैस होती है ये मीथेन से बनी होती है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर जो होता है, गोबर के अपघटन के द्वारा, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? बायोगैस बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद क्या कह रहा है? जो चौथा है ये क्या कह रहा है? ये बिना धुएं के जलती है और कोई अवशिष्ट नहीं छोड़ती। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो बायोगैस है ये बिना धुएं के जलती है और इसमें से किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूटेंट नहीं निकलता है। ठीक है, लेकिन हमें बताना है कि सही कौन सा नहीं है। तो सही देखिए, ये जैसे कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, या ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यही सही नहीं है। जो बायोगैस है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। श्वासपात, जिसे कि क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी फेल्योर, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के रक्त में पर्याप्त
नहीं होती है या बहुत अधिक होती है। तो रेस्पिरेटरी फेल्योर कब होता है? जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हृदय परिसंचरण तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन हृदय के बारे में सही हैं, हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर A, B, C और D 4 कथन दे रखे हैं। अब इनको एक एक कर करके हम पढ़ते हैं। एक औसत हृदय स्पंद प्रति मिनट 72 बार होती है, बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट में हार्ट बीट 72 बार होती है, तो पहले वाला सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? डर में हृदय की स्पंद कम हो जाती है। आप लोग ये कभी ध्यान करके देखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, ना कि कम हुई हुई। तो बी जो है ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? हृदय शिशुओं के हृदय स्पंद वयस्कों की तुलना में अधिक होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात इन्फेंट्स जो होते हैं, उनकी जो हार्ट बीट होती है ये अधिक होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। ठीक है, और मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये सही बात है। तो A, C और D 3 सही हो जाएंगे, चौथा जो B था ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। वह नली है जो मूत्र और वक्र से मूत्राशय तक ले जाती है। तो मूत्र वाहिनी जो है वो मूत्र को वक्र से मूत्राशय तक ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पर आपको 2 दे रखी हैं सूचियाँ, ठीक है, जिसमें एक तरफ आपको ग्लैंड्स दे रखे हैं, ग्रंथियाँ दी गई हैं, और दूसरी तरफ दी गई है कि स्थितियाँ की कौन सी ग्लैंड कम होती है, मतलब जो यहाँ पे हमें दोनों को सही से मैच करना है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड अगर हार्मोन कम होने लगता है तो उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है, जिसे हम 3 से मैच कर देंगे। और अग्नाशय पैंक्रियाज जो है ये क्या करता है? ये मधुमेह। ठीक है, 1 से मैच होगा। एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड जो क्या काम करती है बॉडी में? ये तनाव को, क्रोध को, और जो होता है ना कि किसी खतरे को देख लेते हैं तो करो या मरो या रुको वाली स्थिति जो बताती है, ये एड्रिनल ग्रंथि होती है। ठीक, तो तनाव तथा क्रोध, इसको सी को 2 से मैच कर देंगे। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये प्रेरित वृद्धि से मैच हो जाएगी 4 से। तो ये हमारी मैचिंग हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एक साथ ये कई सारे क्वेश्चन बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन कहा जाता है? तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। बेडाक्विलाइन दवा का विकास निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए किया गया था? तो बेडाक्विलाइन जो दवाई है इसका विकास किया गया था MDR TB के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। वंशानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो सिद्धांत है वंशानुक्रम वाला, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, जिन्हें मेंडल भी कहते हैं, इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, ये विनाइट्रीकरण कहलाती है, डीनाइट्रिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एक ही इकाई का उपयोग करके किस जोड़े की मात्रा व्यक्त की जाती है? तो एक ही यूनिट में कौन कौन से चीज़ें बताई जा सकती हैं? तो ये जो काम है, वर्क और काइनेटिक एनर्जी जो है, इनकी सेम यूनिट व्यक्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूल में दोनों ही व्यक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमारे पास कितने दे रखे हैं स्टेटमेंट? 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। किसी वस्तु पर कार्यरत बल उसकी आकृति को बदल देता है, ये बिल्कुल सही बात है, तो पहले वाला कथन सही हो जाएगा। अगला क्या है? किसी वस्तु पर कार्यरत बल उसकी चाल और
गति की दिशा दोनों को बदल सकता है, ये सही बात है, चाल और गति दोनों की दिशा बदल सकता है बल। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि किसी पिंड पर कार्यरत बल को अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। बल जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में लग रहा रहता है, वस्तु उसी दिशा में ही कार्य करेगी, ठीक है। जो चौथा है, कोई पिंड दूसरे पिंड पर तभी बल लगा सकता है जब वे संपर्क में हो, तो यही वाला कथन गलत है। दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है यही है कि कोई पिंड दूसरे पिंड पर तभी बल लगा सकता है जब वे पिंड संपर्क में हो। ऐसा नहीं है, जब पिंड एक दूसरे से अलग होते हैं तब भी बल कार्य करता है। हमने एक सूत्र पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर ma, जहाँ पर F क्या है, फोर्स है, m क्या है, m है मास जो पिंड है, पिंड का द्रव्यमान, और a एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। और बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। और बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, मतलब ये एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, ये बात ध्यान रखिएगा। बल को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है, ऐसा बल जो किसी पिंड पर सीधे लगाया जाता है, ठीक है, उसको संपर्की बल कहा जाता है। जैसे घर्षण बल, तनाव बल, यांत्रिक बल, ये सारे संपर्की बल होते हैं। असंपर्की बल क्या होता है, दूसरे वाला जो होता है, ये प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किए बिना पिंड पर कार्यरत बलों को असंपर्की बल कहा जाता है। असंपर्की बलों के उदाहरण भी समझने का प्रयास करिएगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। तो ये भी बल ही हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं लगते हैं, दूर होते हैं, फिर भी ये अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो चौथा वाला आंसर हमारे क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। किसी द्रव के ताप में वृद्धि के साथ क्या होगा, ये जो भी चार हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें इसमें से अपना आंसर चूज करना है। तो जब किसी भी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो उस द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव जिसे कि सरफेस टेंशन कहते हैं, और श्यानता जो कि विस्कोसिटी होती है, दोनों में वृद्धि हो जाती है, मतलब कि बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि सर्दी के मौसम में जब भी हम लोग सूप पीते हैं, तो सूप अगर सर्दी में थोड़ा रख दिया जाता है तो वो क्या होता है, थिक हो जाता है। अगर उसको गर्म कर देते हैं तो उसकी थिकनेस कम हो जाती है, विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जो गर्म सूप होता है वो पीने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू ठंडे सूप। क्यों? क्योंकि जो गर्म होता है द्रव या जो कि सूप है, सूप हम जिसको पीते हैं, उसकी विस्कोसिटी, जो उसका पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन, ये बढ़ा हुआ रहता है। सरफेस टेंशन जब ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, वो ज़्यादा क्षेत्रफल एरिया कवर करता है। मतलब जब हम उसको अपने मुंह में लेके जाते हैं तो जो हमारी टंग होती है उसका ज़्यादा एरिया कवर करता है, जिससे कि वो हमें टेस्टी लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तीसरा है पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विंकुचित करता है, रैप करता है, ठीक है। इनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन के आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के भविष्य कथन में से कौन कौन से कथन हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। और ये जो भी ऊपर स्टेटमेंट दिए गए हैं ये आते रहते हैं समाचार में, तो इन पे हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, इसमें से जो करेक्ट आंसर है, ये तीनों ही कथन सही हैं। एक बार फिर से इनको रीड कर लेते हैं हम। पहला क्या है, पहला है आपका प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। जो लाइट है वो ग्रेविटी से इफेक्ट होती है। ग्रेविटी जब देखिए पृथ्वी पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, लाइट के आने की स्पीड बढ़ जाती है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और जो पदार्थ है, कोई भी मैटर है, ये अपनी सराउंडिंग्स को रैप कर लेता है, स्पेस टाइम को रैप करता है, ठीक। तो ये बात भी सही है। तो मतलब ये तीनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दिखलाती है? तर्जनी मतलब जो 4 फिंगर है, ये क्या बताती है? तो जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देगा आपको। हमेशा जब भी देखोगे इंद्रधनुष सुबह में दिखेगा या शाम में दिखेगा, ठीक है। दोपहर के मौसम में, ये दोपहर के टाइम पर ये नहीं दिखता है, और सूरज जिस भी दिशा में निकला होता है उसके ठीक विपरीत दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को
फोकस पर रखा जाता है प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हुआ है। तो जब भी किसी भी अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है अनंत पर और अत्यधिक बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर भोजन पकाया जाता है वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन कारणों पर निर्भर करता है, ये हमको बताना है। तो देखिए प्रेशर कुकर पर जब खाना बनाते हैं तो उस पर जो हमारे पास ऑप्शंस बनते हैं वो यहाँ पर पहले हम पढ़ते हैं फिर आंसर निकालते हैं, ठीक है। ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल के आधार पर, ये बिल्कुल सही बात है, जो ढक्कन होता है प्रेशर कुकर का, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, वहाँ पर एक बटन नहीं बोल्ट सा लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो उसका क्षेत्रफल पर ये डिपेंड करता है, ठीक है, ज्वाला के तापमान पर और ढक्कन के वजन पर। तो देखिए ढक्कन में स्थित क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर निर्भर करेगा और ढक्कन के वजन के आधार पर, क्योंकि ढक्कन को ही बैलेंस करके जो प्रेशर कुकर है वो वहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है और खाना जल्दी पक जाता है। लेकिन ज्वाला का तापमान पर ये निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ज्वाला का तापमान तो जैसे मान लीजिए किसी भी ईंधन का जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर पानी उबलेगा तो इसको आप कितना भी बढ़ा लो फिर वो 100 डिग्री ही रहेगा, 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो पाएगा। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 और 3, ठीक है। बर्फ़ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बिजली के जो बल्ब होते हैं अब तो यूज़ में नहीं आते हैं, पहले बल्ब होते थे, इनमें फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता था, किस धातु के पतले तारों का उपयोग किया जाता है, हमें बताना है। तो देखिए टंगस्टन जो होती है, टंगस्टन धातु, इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ये जो तार होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है और जब फिलामेंट कंटिन्यूअसली जलता रहता है, बल्ब जब जलता है तो उस अगर धातु का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो जल्दी पिघल जाएगा और बल्ब ख़राब हो जाएगी। इसीलिए टंगस्टन का बनाया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। तो लैक्टोमीटर जो है ऑप्शन नंबर 4, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है और ये दूध की शुद्धता नापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, हमें बताना है। तो कागज़ का फटना, पेड़ों की कटाई, पानी का जमना, ये सारे ही क्या हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जब जो किसी भी पदार्थ की रासायनिक स्थिति को चेंज करते हैं, जैसे कि मोमबत्ती का जलना, गैसों का दहन, ये सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कागज़ का फटना यहाँ पे दे रखा है, अगर यहाँ पे कागज़ का जलना होता तो वो भी रासायनिक परिवर्तन होता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, पारा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है कि पारा सोना, जस्ता और अन्य कई धातुओं के साथ घुलकर अमलगम बनाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो तापमान और दबाव के लिए मानक परिस्थितियों में तरल होती है। तो ये वाला भी सही है, पहले वाला भी सही था। अमलगम उसको कहते हैं जब पारे के साथ कोई अन्य धातु मिलाई जाती है तो उसे अमलगम कहा जाता है, ठीक है। जिंक मिला दिया जाता है तो आप लोगों ने सुना होगा, जिंक अमलगम उसे कहते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा देखिएगा, पारा विद्युत का कुचालक लेकिन ऊष्मा का सुचालक है। यही वाला कथन गलत है, पारा विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक है, ठीक है। सुचालक इसलिए है कि पारे का जो पारा तापमापी होती है, आप लोगों ने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में पारा होता है, जब उसे निम्न ताप पर रखा जाता है तो टेम्परेचर दिखाने के लिए जो तापमापी का सरफेस होता है वो नीचे चला जाता है। अगर हायर टेम्परेचर में रखते हैं तो क्या होता है, ये इस तरीके से होती है तापमापी, यहाँ पर ये पैमाना बना रहता है और यहाँ पर ये पारा भरा रहता है। जब हायर टेम्परेचर में रखा जाता है तो ये ऊपर उठ जाता है, नीचे रखा जाता है तो ये नीचे चला जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि विद्युत का भी सुचालक है, ठीक है। तो तीसरा वाला कथन गलत है। चौथा वाला भी देख लीजिए। चौथा वाला क्या है कि पारा एक अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि इलेक्ट्रॉन को हटाने का दृढ़ता से विरोध करता है, जिससे यह महान गैसों के समान
जो है व्यवहार करता है। तो ये चौथा वाला सही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है पोटेशियम की तुलना में सोना अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ये सही है कथन पहले वाला। दूसरा क्या कह रहा है, कैल्शियम शीशा की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, ये गलत है। तो हमें सही बताना है, तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कार्बनिक मिश्रण का समूह परफ्यूम बनाने में उपयोग की न्यूनतम संभावना होती है। तो देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, एसिड का सबसे कम उपयोग की संभावना रहती है परफ्यूम बनाने में, क्योंकि एसिड क्या होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बहुलक है। मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल है। तो ये नायलॉन 2 और नायलॉन 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, अब यहाँ पर आपके पास 2 लिस्ट हैं, इनको हमें सही मैच करना है। ठीक है, तो सही मैच करते हैं, चलिए। तो रेयॉन जो है, ये रेयॉन क्लॉथ्स मैच हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा। नायलॉन क्या है, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, आर्टिफिशियल फाइबर, बी से मैच कर दीजिएगा। ताप द्रव प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको गर्म करने पर उसका आकार नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये नॉन स्टिक कोटिंग से मैच हो जाएगा। और चौथा क्या है, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं, ये आपका मैच हो जाएगा पाइपलाइन से। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो होता है, ये एक टाइप का ये भी प्लास्टिक होता है और इससे पाइप्स बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी मैचिंग हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलाइड का एक उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, कोलाइड का उदाहरण जो है यहाँ पर हो जाएगा दूध। ठीक है, दूध जो है कोलाइड का उदाहरण है। दूध में 2 विलयन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, फैलाव माध्यम में कोलाइडी कणों के निरंतर सतत टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहा जाता है। तो जो कोलाइडल विलयन होता है, ये इस विलयन में जो माध्यम होता है, इसमें जो कण होते हैं हमेशा ऐसे जिगजैग गति करते रहते हैं। इस गति को ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन गति या ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, इमल्शन क्या होते हैं। इमल्शन होते हैं 2 तरल पदार्थ, जब 2 लिक्विड एक साथ मिलते हैं तो इसे इमल्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 तरल पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अम्ल और एक क्षार के जलीय विलयन के बारे में सही है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं। पीएच जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा, पीएच जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। तो दूसरे वाला जो कथन है ये सही हो जाएगा, पीएच जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू जैसे नापते हैं ना, तो जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही अधिक क्षारीय होता है। ठीक, तीसरा है पीएच जितना कम होगा क्षार उतना प्रबल होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या है, पीएच जितना कम होगा क्षार उतना दुर्बल होगा, चौथा सही हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा सही है, जबकि 1 और 3 गलत है। तो हमें बताने हैं कौन कौन से सही हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, पानी गैस वाटर गैस का उपयोग किस में करते हैं। तो औद्योगिक ईंधन के रूप में, वेल्डिंग पर्पस के लिए, हाइड्रोजन के निर्माण के लिए, तीनों ही रूपों में वाटर गैस का उपयोग करते हैं। तो उपरयुक्त सभी ऑल ऑफ अबव क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तरफ एसिड दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका उपयोग दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि कौन कौन सी मैचिंग सही है। ठीक है, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं ये हमको बताना है। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, चमड़े का विरंजन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला सही हो जाएगा। एसिटिक एसिड खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है, दूसरा भी सही है। सिट्रिक एसिड क्या होता है, धातुओं की सफाई के लिए जो इसमें सिट्रिक एसिड इसमें
पाया जाता है वो धातुओं पर जो भी गंदगी जमा होती है उसको साफ़ कर देता है। आप लोग कभी घर में ट्राई भी कर सकते हो कि घर में सभी के तांबे के या पीतल के बर्तन होंगे तो आप नींबू का भी अगर नींबू को रगड़ते हो तो वो देखिएगा तांबे का जो बर्तन होता है वो साफ़ हो जाता है। तो सिट्रिक एसिड उसमें पाया जाता है। एक साटरी जो होती है वो भी इसी का ही फॉर्म होता है, तो अगर बर्तन पे वो भी रगड़ देते हैं तो उससे भी धातु साफ़ हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 मैचिंग हमारी करेक्ट हो जाएंगी, 1 2 3। चौथा है बेंजोइक एसिड का यूज़ किस में होता है? संचय बैटरी में। तो बेंजोइक एसिड का यूज़ बैटरी में नहीं होता है, तो चौथी वाली जो मैचिंग है ये गलत है, ये वाला युग्म गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4, 1 2 और 3, केवल 1 2 3 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है? तो विद्युत धारा का चालन जो है नमक में बहुत ही बढ़िया होता है। कास्टिक सोडा का विलयन भी विद्युत धारा का चालक होता है। नींबू का रस भी विद्युत धारा का चालक होता है। लेकिन जो शुगर सॉल्यूशन होता है, पानी में जो चीनी घोल दी जाती है जिसे शर्करा का विलयन कहा जाता है, ये विद्युत का चालन नहीं करता है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी स्टेम संशोधन का एक उदाहरण है? तो देखिए आलू जो है ये स्टेम है, अदरक भी स्टेम संशोधन का ही एक उदाहरण है। आपको मिलेगा हल्दी, ये भी स्टेम संशोधन का ही उदाहरण है, जबकि गाजर और शकरकंद ये स्टेम संशोधन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 2 और 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, एक तरफ आपको पॉल्यूटेंट दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखा है? रोग दे रखे हैं। तो प्रदूषक और रोग इन दोनों में कौन कौन से सही सुमेलन हैं हमें ये बताने हैं। ठीक है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये बिल्कुल सही बात है, तो पहले वाला सही हो जाएगा। कैडमियम से ब्लैक फुट रोग नहीं होता है, इससे होता है इटाई, और आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट रोग। ठीक है, तो ये दोनों सही मैच नहीं है, 2 और 3। चौथा पारा है मरकरी से मिनीमाटा रोग हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 4 सही सुमेलित हैं, जबकि कैडमियम से इटाई होगा और आर्सेनिक से क्या होगा? ब्लैक फुट होगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा केवल 1 और 4। ठीक है, ये सही सुमेलित हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए? आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों का क्या स्कोर बना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो डियर फ्रेंड्स क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। क्लास को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में शेयर करिएगा, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और अगर क्लास पसंद आई है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के तैयारी के लिए लेकर के आती हूँ। जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के लिए हम लोग रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तैयारी को अच्छा बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो आप लोग मुझसे। मैं सारे कमेंट्स का जवाब जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूँगी। बाकी आप लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेस के साथ क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।